नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया क्रिया धातु। फिर उसके बाद जैसे फकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया होती है, तो हम लोग इसको देखेंगे कि ये क्या होती है, फकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है ना। पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ा जाएगा। तो देखिए, पहली बात तो क्रिया क्या होती है। क्रिया जो होती है आपकी, ये विकारी शब्द होते हैं। एक आपका होता है विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द होता है। तो जो क्रिया होती है ना आपकी, ये विकारी शब्द होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्रिया होती क्या चीज़ है। तो देखिए, क्रिया जो होती है, क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। क्रिया क्या होती है? क्रिया वह शब्द होता है जिससे किसी कार्य का या तो करना या होना पाया जाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, पीना, जाना, बोलना इत्यादि, है ना। ये आपकी क्रिया होती है। अब हम लोग देखते हैं कि धातु क्या चीज़ होती है। ये है आपका धातु। अब जो धातु वाला है ना क्वेश्चन, यहाँ पे यूपीपी का एग्जाम हुआ था सन 2018 में, तो वहाँ पे डिक्टो क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि धातु किसे कहते हैं। तो देखिए, पहली बात तो धातु क्या होती है? क्रिया का मूल धातु है। धातु क्या होती है? क्रिया का जो मूल है वही धातु है। जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। ठीक है, धातु किसे कहते हैं? जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, है ना। क्रिया की धातु पढ़ है, यानी जो पढ़ना क्रिया है आपकी, इसकी जो धातु है ना वो पढ़ है। पढ़ पढ़ से बना है पढ़ना, इसमें ना प्रत्यय लगा है। ठीक है। जैसे कह रहे हैं कि हिंदी में क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु में ना जोड़कर बनाया जाता है। जैसे ना जोड़कर, जैसे चल है तो चल में आप ना जोड़ देंगे तो बन जाएगा चलना। ऐसे जैसे लिख है तो लिख में आप ना जोड़ देंगे ना तो बन जाएगा लिखना। तो जो क्रियाएं होती हैं आपकी, ये जो मूल है ये आपका मूल है ना। यानी ये आपकी धातु है, मूल धातु ये है चल, और इसमें ना प्रत्यय लगा करके क्रिया बनी है चलना। ऐसे ही जो मूल धातु है, यानी ये धातु है आपकी, इसमें ना प्रत्यय लगा करके तब आपकी क्रिया बनी है क्या? लिखना। ऐसे ही देख, ये आपकी मूल धातु है और इसमें ना प्रत्यय लगा करके क्रिया आपकी बनाई गई है, तो आपका बना है देखना। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन यही बन जाता है कि रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं। तो देखिए, रचना की दृष्टि से सामान्यतः दो भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया की सामान्यतः कितने भेद होते हैं? दो भेद। कौन कौन से? एक तो आपका सकर्मक क्रिया होती है और दूसरी आपकी अकर्मक क्रिया होती है। यानी कौन कौन? एक तो सकर्मक क्रिया होती है और दूसरा अकर्मक क्रिया होती है। अब ये सकर्मक क्रिया क्या चीज़ होती है? देखिए, ये है आपका सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या चीज़ होती है? वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगे तथा क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी सकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है? वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगे तथा क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, उदाहरण समझिए आप। कह रहे हैं कि लता गाना गाती है। लता गाना गाती है। अब इससे समझिए आप कि करने का तात्पर्य क्या है। कह रहे हैं कि वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगे, तो इसमें कौन सा कर्म है? गाना, है ना। ये गाना आपका कर्म है। तथा क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, यानी कि जो ये क्रिया हो रही है ना गाना, इसका जो फल पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है? गाने पर पड़ रहा है। कर्ता तो लता है इसमें, ये लता आपका कर्ता है, यानी ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, यानी ये आपका कर्ता है, ये आपका क्या है? कर्म है, और ये आपकी क्रिया है। तो ये जो क्रिया हो रही है गाने की, इसका जो फल पड़ रहा है वो कर्ता पर नहीं पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है? ये जो कर्म है इस पर पड़ रहा है। तो ये क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। ऐसे जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है, तो जो खेलने का काम कर रहा है, जो क्रिया हो रही है, इसका फल किस पर पड़ रहा है? क्रिकेट पर। क्या खेल रहा है? इसको देखिए, पहचानने का एक तरीका होता है। इसमें आप क्वेश्चन करेंगे ना कि जैसे लता गाना गाती है, तो लता गाती है क्या? गाना, है ना। लता क्या गाती है? गाना। तो आपका इसमें आपको सकर्मक जो यानी ऑब्जेक्ट है जो, वो मिल जाएगा, जो कर्म है वो मिल जाएगा, और जब कर्म मिल जाएगा तो आपकी सकर्मक क्रिया होगी वो। वैसे इसमें जैसे आप क्वेश्चन करिए कि सचिन क्रिकेट खेलता है। सचिन क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो ये जो क्रिकेट है ना, यही आपका ऑब्जेक्ट है, यही आपका कर्म है, और जिसमें कर्म लगा हो और क्रिया का फल उस कर्म कर्म पर पड़े ना, तो आपकी सकर्मक क्रिया होती है। जैसे यहाँ पे समझिए,
राम आम खाता है। राम क्या खाता है? आम खाता है। जब आप क्या क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो मिल जाएगा, यानी कर्म जो है वो आपको मिल जाएगा। राम क्या खाता है? आम। तो जो खाने का काम कर रहा है वो फल फल किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। तो यानी कि इसमें तब क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जो क्रिया हो रही है उसका फल किस पर पड़ रहा है? आम पर। ऐसे ही अकर्मक क्रिया अब क्या होती है? अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया से क्वेश्चन बनता है खूब। तो देखिए जो आपकी अकर्मक क्रिया होती है ना, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म न हो, यानी अकर्मक क्रिया क्या होती है? देखिए नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा आपका। सकर्मक यानी साथ में आपका कर्म होगा। अकर्मक, अ मतलब निगेटिव सेंस देता है अकर्मक यानी कि जिसमें कर्म न हो। अकर्मक निगेटिव सेंस, जहाँ भी अ लग जाता है निगेटिव सेंस देता ही है। तो यानी अकर्मक का मतलब है कि जहाँ पे कर्म न हो, यानी वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म न हो तथा क्रिया के व्यापार, कार्य या व्यापार का फल कर्ता पर पड़े। किस पर पड़ेगा? इसमें जो अकर्मक क्रिया होगी उसमें जो क्रिया का फल पड़ेगा ना वो कर्ता पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म है ही नहीं। तो जब कर्म है ही नहीं, आपका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो फिर फल किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। यानी ये अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जो क्रिया होती है उस पर कर्ता पर मतलब फल पड़ता है उसका। जैसे उदाहरण से आप समझिए तो समझ में आएगा। अकर्मक क्रिया कहलाती है ना। अब देखिए उदाहरण से पहली बात इसको समझिए। कह रहे हैं कि बच्चा सो रहा है। बच्चा सो रहा है। अब इसमें देखिए बच्चा तो आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी ये आपका क्या है? कर्ता हो गया। ये आपका क्या है? सो रहा है, मतलब ये आपकी क्रिया हो रही है सोने की, है ना। तो सोना तो आपकी क्रिया हो गई और बच्चा आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया। तो इसमें तो कोई कर्म है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऐसे ही देखिए मोहन रोता है। अब इसमें मोहन आपका कर्ता है और रोता आपकी क्रिया है, तो इसमें तो कहीं कर्म आपको दिख ही नहीं रहा है, तो ये क्या होगी? अकर्मक क्रिया हो गई। ऐसे राधा नहा रही है। राधा आपका क्या है? सब्जेक्ट है। नहाना आपकी क्या है? वर्ब है यानी क्रिया है। तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। अब हम लोग और समझते हैं। देखिए ये है आपका, करें कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान। हम लोग सकर्मक और अकर्मक जो क्रियाएं हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए ये है, कहने का मतलब ये है सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे या किसको आदि प्रश्न करने से होती है। यानी कि अगर आपको पहचानना हो ना सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, तो आप उसमें क्या, किसे या किसको आदि ये प्रश्न करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे ये वाला आपका था, इसमें आप क्वेश्चन करिए बच्चा सो रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? मतलब कोई आंसर नहीं मिल रहा है आपको ना, कहने का मतलब बच्चा सो रहा है। तो बच्चा सो रहा है क्या, तो कोई आपको आंसर मिल रहा है कि क्या? क्या क्वेश्चन करने से कोई आंसर नहीं मिल रहा है आपको, तो यानी कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मोहन रोता है क्या, मतलब कोई आंसर नहीं मिल रहा है आपको, है ना। तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका नहीं है, यानी कर्म नहीं है। तो ऐसे ही अगर आप क्या, किसे और किसको भी प्रश्न करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। यदि कुछ उत्तर मिले, अगर इनसे आप प्रश्न कर रहे हैं, यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है। यानी कि अगर आप क्या, किसे या किसको आदि प्रश्न करते हैं और कुछ उत्तर आपको मिलता है तब तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। और अगर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो आपकी अकर्मक क्रिया होगी, है ना। यदि उत्तर न मिले तो क्या होगी? तो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे उदाहरण से समझिए। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वह गाता है। वह गाता है, इसमें सकर्मक क्रिया है। क्यों है? अब यहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पे कहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को लग रहा होगा ना कि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं यहाँ, तो फिर ये सकर्मक क्रिया कैसे हो जा रही है? नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है। वह गाता है, लेकिन क्या गाता है? यार सी बात है कि गाना ही तो गाएगा, यानी कि यहाँ गाना जो है ना वो छिपा हुआ है। गाना इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वह गाना गाता है। सेंटेंस पूरा ये है कि वह गाना गाता है, लेकिन चूंकि गाना यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आपको ये अंडरस्टूड उतना आपको मतलब समझना चाहिए कि इसमें जो गाना है ना वो अगर गाता है तो गाना ही तो गाएगा। तो इसलिए इसमें गाना जो है शब्द भले लिखा नहीं है लेकिन वो छिपा हुआ है, तो वह गाना गाता है। ये आपका पूरा सेंटेंस है, यानी कि ये सकर्मक क्रिया है ना। यहाँ देखिए श्याम सोता है, तो अब इसमें तो अकर्मक है क्योंकि इसमें तो कोई आपको मतलब छिपा हुआ कुछ दिख नहीं रहा। श्याम सोता है, लेकिन यहाँ पे गाना जो शब्द था वो छिपा हुआ था, इसलिए वो सकर्मक हो गया। यहाँ पे देखिए जैसे आपका कि महात्मा बुद्ध रुक गए।
तो महात्मा बुद्ध रुक गए, इसमें अकर्मक क्रिया होगी आपकी। लेकिन सचिन खेलता है, यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। क्यों? अब आपको लग रहा होगा कि सचिन तो सब्जेक्ट है और ये आपके वर्ब है खेलता, तो ऑब्जेक्ट तो कहीं है ही नहीं, ऐसा लग रहा होगा। बट यहाँ पर भी वही चीज़ है, जो खेलता है तो क्या खेलता है, कोई ना कोई तो गेम खेलता होगा। यानी सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन वॉलीबॉल खेलता है, सचिन फुटबॉल खेलता है, कोई ना कोई गेम ही तो खेल रहा होगा। तो वो वहाँ पे लिखा भले ना हो, लेकिन खेलता है तो कोई ना कोई गेम खेल रहा होगा। इसलिए यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी। ऐसे ही देखिए, मैं घड़ा भरता हूँ, मैं घड़ा भरता हूँ, इसमें आपकी सकर्मक है। क्यों? क्योंकि मैं क्या भरता हूँ, घड़ा, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऐसे देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसमें क्या आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगी, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। ये है आपका द्विकर्मक क्रिया। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। जब वाक्य में दो कर्म होते हैं, है ना। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, जब वाक्य में दो कर्म होते हैं और क्रिया का प्रभाव दोनों ही कर्मों पर पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब वाक्य में दो कर्म होते हैं और क्रिया का प्रभाव दोनों ही कर्मों पर पड़ता है, तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। अब इसमें देखिए, आपका एक तो लड़का कर्म हो गया और दूसरा वेद कर्म हो गया। कैसे? देखिए इसमें दो कर्म आपको दिख रहा होगा ना, कि मैं, ऐसे आप करिए कि मैं पढ़ाता हूँ क्या, वेद, तो एक तो आपका आंसर ये मिल गया। फिर मैं वेद पढ़ाता हूँ मतलब किसको, तो वहाँ पे आपको था ना कि या तो आप क्या प्रश्न करेंगे या तो किसको प्रश्न करेंगे, है ना। या तो आप क्या प्रश्न करेंगे या आप किसको प्रश्न करेंगे या आप किसे प्रश्न करेंगे, है ना। तो ये जब आप प्रश्न करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या है कि मैं, देखिए मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या पढ़ाता हूँ, वेद पढ़ाता हूँ। किसे पढ़ाता हूँ, लड़के को, है ना। या किसको पढ़ाता हूँ, तो लड़के को पढ़ाता हूँ। यानी कि जब आप क्या, किसे या किसको प्रश्न कर रहे हैं तो आपका आंसर मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, दो दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दो दो कर्म दिया हुआ है। तो जब दो दो कर्म दिया होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। यही तो आपका परिभाषा कर रही है। परिभाषा क्या है कि जब वाक्य में दो कर्म होते हैं और क्रिया का प्रभाव दोनों ही कर्मों पर पड़ता है तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी इसमें क्रिया का प्रभाव दोनों ही कर्मों पर पड़ रहा है। जैसे और एक उदाहरण समझ लीजिए, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। माँ क्या पिलाती है, दूध पिलाती है। किसे पिलाती है, बच्चे को पिलाती है ना। तो दो दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और जब दो दो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। यह है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया आपकी क्या होती है, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें क्या होता है प्रेरणार्थक क्रिया में, कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। अब इसको उदाहरण से समझिए। देखिए कहने का तात्पर्य ये है कि माँ नौकरानी से कपड़ा धुलवाती है। यानी माँ खुद कपड़ा नहीं धुल रहे हैं, नौकरानी से कपड़ा धुलवाते हैं। यानी कि जब खुद कोई कर्ता जो है वो खुद कार्य नहीं करके किसी और से कार्य करवाएगा तो आपका क्या होगा, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो यानी माँ नौकरानी से कपड़ा धुलवाने का काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। देखिए राम श्याम से पत्र लिखवाता है। यानी कि राम जो है वो पत्र खुद नहीं लिख रहा है बल्कि श्याम से पत्र लिखवाता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे मोहन मुझसे किताब लिखाता है ना। यानी खुद नहीं लिखता है, मुझसे लिखाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खूब क्वेश्चन बनता है। तो देखिए ये पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। पूर्वकालिक क्रिया होती है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है। यानी जो कर्ता है आपका ना,
वो एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण यानी तुरंत वो दूसरी क्रिया में लग जाता है। एक क्रिया समाप्त हुई कि तुरंत वो दूसरी क्रिया करने में लग जाता है, तब जो पहली क्रिया है ना वो पूर्वकालिक कहलाती है। यानी कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। जैसे उदाहरण समझिए, कहने का तात्पर्य ये है कि उसने नहाकर भोजन किया। उसने नहाकर भोजन किया, तो जो नहाकर है ना, पहले ये क्रिया हुई कि नहाने की, फिर उसके बाद वो भोजन कर रहा है, यानी नहाने के तुरंत बाद वो भोजन कर रहा है। तो जब उसी क्षण दूसरी क्रिया होने लगती है, यानी एक क्रिया समाप्त हुई, उसी क्षण जब दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, तो जो पहली क्रिया होती है आपकी, ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी नहाकर यहाँ पर जो शब्द है ये पूर्वकालिक क्रिया है। अब देखते हैं हम लोग कि सहायक क्रिया क्या होती है। देखिए, सहायक क्रिया क्या चीज़ होती है। सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती हैं। यानी कि जो सहायक क्रिया होती है वो क्या होती है, सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती हैं। जैसे देखिए, यह है आपका है, ये यहाँ पे सहायक क्रिया है। तो वह खाता है, वह खाता है, तो खाता आपकी मुख्य क्रिया है, और जो है यहाँ पे ये सहायक क्रिया है ना। ऐसे ही मैंने पढ़ा था, तो पढ़ा तो यहाँ पे मुख्य क्रिया है, और था जो है ये सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया क्या होती है ये तो आप लोग जानते भी होंगे, सिंपल ही है ना। इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। यहाँ पे कहना कि इनमें खाना, पढ़ना, जगना और सुनना मुख्य क्रियाएं हैं, है ना, क्योंकि यहाँ क्रियाओं के अर्थ की प्रधानता है। और फिर कह रहे हैं कि शेष क्रियाएं जैसे है, था, हुए थे, रहे थे, ये सहायक क्रियाएं हैं। ये मुख्य के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करती हैं। तो सहायक क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया क्या होती है, ये आप लोग जान चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि संयुक्त क्रिया क्या चीज़ होती है। ये है आपका संयुक्त क्रिया। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त क्रिया, देखिए संयुक्त क्रिया क्या चीज़ होती है आपकी, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। यानी संयुक्त क्रिया क्या चीज़ होती है, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या हुआ इसका मतलब, देखिए जैसे राम रो चुका है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, राम रो चुका है, तो इसमें कौन सा, अब आप लोग बताइए, यहाँ पे रो क्या चीज़ है और चुका क्या चीज़ है। तो आपकी जो परिभाषा है संयुक्त क्रिया की वो ये है कि जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। दो या दो से अधिक धातु, रो यहाँ पे एक धातु है, चुका दूसरी धातु है, तो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से जो क्रिया बनती है तब संयुक्त क्रिया आपकी होती है। जैसे सोहन रोने लगा, तो रोने आपकी एक धातु है और लगा दूसरी धातु है। तो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से जब कोई क्रिया बनती है तो वो आपकी संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो दो धातुओं की मेल से क्रिया बन रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ऐसे ही देखिए, कह रहे हैं कि वह घर पहुँच गया, तो वह घर पहुँच गया। अब पहुँच तो आपकी एक धातु है और गया आपकी दूसरी धातु है, तो दो धातुओं की मेल से क्रिया बनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग देखते हैं, जैसे कह रहे हैं कि इन वाक्यों में रो चुका, रोने लगा और पहुंच गया संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया की एक विशेषता यह है कि उसकी पहली क्रिया प्रायः प्रधान होती है। यानी कि इसमें जो रो है ना आपका, ये आपके प्रधान है, रोने जो है ये प्रधान है, पहुंच जो है ये प्रधान है। तो यही वो कह रहे हैं कि इसकी विशेषता होती है कि इसमें जो पहली क्रिया होती है वो प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। पहली क्रिया तो प्रधान होती है और जो दूसरी क्रिया होती है वो उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करने का काम करती है। तो अब संयुक्त क्रिया क्या होती है ये तो आप लोग अब समझ चुके होंगे। अब संयुक्त क्रिया के भेद हम लोग देखते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 मुख्य भेद हैं। यानी अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं, 11 मुख्य भेद हैं। कौन कौन से, एक तो होता है आपका आरंभ बोधक। आरंभ बोधक क्या चीज़ होता है
जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सोहन खेलने लगा, तो यहाँ पे आरंभ होने का बोध हो रहा है ना, शुरुआत हो रही है कि सोहन खेलने लगा। राम पढ़ने लगा, तो यहाँ पे आरंभ होने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आरंभ बोधक ये है। उसके बाद देखिए समाप्ति बोधक होती है। समाप्ति बोधक क्या होती है, देखिए समाप्ति बोधक में होता है कि जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया का पूर्णतः व्यापार की समाप्ति का बोध होता है वह समाप्ति बोधक क्रिया हो जाएगी। जैसे वह खा चुका, ये सिंपल ही है, बहुत कठिन नहीं है इसमें कुछ, है ना। बस समाप्ति का बोध हो रहा है तो वह खा चुका, तो ये समाप्ति बोधक हो गया। वह लिख चुका, वह पढ़ चुका, तो ये समाप्ति बोधक हो जाएगा आपका, है ना। ऐसे ही आपका है अवकाश बोधक। अब अवकाश बोधक में क्या होगा, देखिए अवकाश बोधक में होगा कि जिससे क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो वह अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जैसे वह मुश्किल से सो नहीं पाया, यानी कि उसको समय नहीं मिल रही थी लेकिन मुश्किल से उसको समय मिला, यानी अवकाश मिला और वो मुश्किल से सो नहीं पाया, तो यहाँ पे अवकाश बोधक हो जाएगा। अब देखिए अनुमति बोधक क्या चीज़ होती है, यह आपका अनुमति बोधक। अनुमति बोधक होता है कि जिससे कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो, है ना, वह अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया है। अनुमति बोधक का उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे करें कि मुझे बोलने दो, यहाँ पे क्या है, अनुमति का बोध हो रहा है ना। करें कि जिससे कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो, तो मुझे बोलने दो, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, ये आपका क्या हो जाएगा, अनुमति बोधक हो जाएगा। ऐसे ही आपका नित्यता बोधक होता है। नित्यता बोधक में क्या होगा, जिससे कार्य की नित्यता उसके बंद न होने का भाव प्रकट हो वह नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे हवा चल रही है, तो हवा चल रही है, अब ये कब तक चलती रहेगी, कोई इसका मतलब समाप्ति का, उसके बंद होने का कोई भाव नहीं प्रकट हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नित्यता बोधक है। जैसे पेड़ बढ़ रहा है तो कब तक बढ़ेगा, मतलब उसके बंद होने का कोई इसमें भाव नहीं प्रकट हो रहा है, तो इसलिए ये नित्यता बोधक हो जाएगा। अब देखिए एक होता है आपका आवश्यकता बोधक। अब ये आवश्यकता बोधक क्या होता है, जिसे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो वह आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे तुम्हें यह काम करना चाहिए, यह काम मुझे करना पड़ता है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आवश्यकता बोधक हो जाएगा। एक होता है आपका निश्चय बोधक। तो निश्चय बोधक में क्या होता है, कह रहे हैं कि जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निरंतरता का बोध हो उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, उसने कहा मैं मार बैठूंगा, है ना, तो ये आपका निश्चय बोधक हो जाएगा। ऐसे ही आपका इच्छा बोधक होता है। इच्छा बोधक में क्या होता है, ये आपका इच्छा बोधक, जिससे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती है। उदाहरण के तौर पर मैं खाना चाहता हूँ, तो आपका इच्छा प्रकट हो रही है ना, यहाँ वह घर आना चाहता है, तो यहाँ पे इच्छा बोधक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अभ्यास बोधक। ये है आपका अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक में क्या होता है, इससे क्रिया के करने का अभ्यास का बोध होता है। यानी अभ्यास बोधक में क्या होगा, इससे क्रिया के करने का अभ्यास का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर मैं खेला करता हूँ, मैं खेला करता हूँ, मैं पढ़ा करता हूँ, है ना, तो ये अभ्यास का बोध हो रहा है इसमें, तो ये अभ्यास बोधक हो गया आपका। और आपका 10वां है शक्ति बोधक। शक्ति बोधक में क्या होता है, इससे कार्य करने की शक्ति का बोध होता है। वह बोल सकता है, मैं चल सकता हूँ, तो इसमें शक्ति का बोध हो रहा है, तो शक्ति बोधक हो गया आपका। एक 11वां है आपका कि पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, यानी पुनरुक्त संयुक्त क्रिया ये क्या होती है, जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है। यानी जब दो समानार्थक और समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, जैसे वह पढ़ा लिखा करता है ना, पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहो, तो ये आपका पुनरुक्त संयुक्त क्रिया है। अब हम लोग कुछ जो पेपर में क्वेश्चन आए थे उनको हम लोग देखते हैं। ये देखिए आपका यूपीपी का पेपर था, उसमें पूछा गया था कि किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे आप, क्रिया कहेंगे, है ना। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये आपका है यूपीपी का पेपर है
कि निम्नलिखित प्रश्न में कह रहे हैं कि वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। कह रहे हैं रवि दीवार रंगने लगा। अब इसमें कह रहे हैं कि क्या है, तो इसमें देखिए नाम धातु क्रिया है, नाम धातु है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो है ना रंगना, ये विशेषण है शब्द, और लगा इसके साथ में लगा हुआ है ना, तो ये आपका आपका क्या हो जाएगा, नाम धातु हो जाएगी। नाम धातु क्रिया होती क्या चीज़ है, इसको आप लोग पहले देख लीजिए एक बार। देखिए नाम बोधक क्रिया क्या चीज़ होती है, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है। यानी संज्ञा अथवा विशेषण, तो यहाँ पे वहाँ पे जो था रंगना वो विशेषण था, विशेषण के साथ लगा हुआ था, तो इसलिए वो नाम धातु था। तो कह रहे हैं कि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है। जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए आपका संज्ञा है, लाठी आपका संज्ञा है, इसके साथ क्रिया लगी हुई मारना, तो लाठी मारना, ये आपका नाम बोधक क्रिया हो गई। ऐसे ही ये दुखी आपका जो है ये आपका क्या है, विशेषण शब्द है, और होना आपका क्रिया है, तो दुखी होना ये आपका क्या हो गया, नाम बोधक क्रिया हो गई। तो ऐसे ही वो था आपका कि रंगने लगा, तो रंगना आपका विशेषण था और लगा आपका जो क्रिया थी, तो दोनों मिलकर के वो नाम बोधक क्रिया बन गई थी, है ना। एक क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था, ये भी यूपीपी का ही पेपर है, कि धातु कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु किसे कहा जाता है, जो क्रिया का मूल रूप है उसे तो धातु कहते हैं, हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। देखिए डिक्टो डिक्टो यहाँ पूछा गया था कि धातु किसे कहते हैं, क्रिया का जो मूल रूप है उसे तो कहते हैं हम लोग धातु, है ना। अब यहाँ देखिए आपसे पूछा गया, ये भी यूपीपी पेपर है, कि जागना मूल, कह रहे हैं कि जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। कह रहे हैं जागना जो है ये मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा, तो इसका प्रथम प्रेरणार्थक होगा जगाना। अब ये प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है, अभी आप लोग दिखा रहे हैं, ये है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है कि कह रहे हैं कि प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। आना लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। यानी अगर आप आना और आना या लाना जोड़ते हैं तो इससे आपका प्रथम प्रेरणार्थक बनेगा, और अगर आप उसमें वाना जोड़ते हैं, वाना, तो इससे आपका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये आपका मूल धातु, मूल धातु जैसे उठना, तो अगर आपको प्रथम प्रेरणार्थक बनाना होगा ना, तो आपका उठाना, उठाना आपका प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा। उठवाना जो है, इसमें देखिए वाना जुड़ा है ना, तो उठवाना आपका ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। ऐसे जैसे देना, तो देना आपका मूल धातु है ना, देना मूल धातु है, और दिलाना, तो दिलाना आपका प्रथम प्रेरणार्थक हो गया, और दिलवाना जो है ये आपका द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। तो यहीं से आपका क्वेश्चन बना था, वो प्रथम प्रेरणार्थक पूछे थे आपका। जैसे करना है ना, तो ये आपकी मूल धातु है, और कराना तो ये आपका प्रथम प्रेरणार्थक हो गया, करवाना तो ये आपका द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। जैसे आप देखिए पूछा गया था कि जागना जो है मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा, तो जगाना, जगाना आपका क्या हो गया, प्रथम प्रेरणार्थक। जगवाना क्या हो जाएगा, ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा, है ना, ये आपका द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। तो ये आपका जगाना क्या था, इसमें प्रथम प्रेरणार्थक था। हम लोग एक बार लुसेंट से इसको देख लेते हैं, और ताकि कुछ भी छूटे ना, है ना। देखिए करें कि क्रिया, क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। क्रिया क्या चीज़ होती है, क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, है ना। जैसे खाना पीना पढ़ना सोना रहना, ये सब आपकी क्रिया हो जाएगी। हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको रिवीजन के तौर पर जल्दी जल्दी देख लेते हैं, है ना। धातु क्या चीज़ होती है, देखिए क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यही आपको यूपीपी में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, है ना। हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ भी चुके हैं। देखिए धातु से ही क्रिया पद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। जैसे चलना क्रिया में चलना क्रिया में चल क्या है, ये धातु है ना। चलना क्रिया में चल क्या है, ये धातु हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इतना तो समझ ही चुके होंगे आप लोग। देखिए जैसे पढ़ना क्रिया में पढ़ क्या है, आपका धातु है ना। प्रायः धातु में ना प्रत्यय क्रिया का निर्माण होता है, तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि ना प्रत्यय जोड़ करके ही बनाई जाती हैं क्रियाएं। जो आपका पढ़ आपका मूल धातु है, तो उसमें आपका ना प्रत्यय लगा के पढ़ना क्रिया बन गई। ऐसे देखिए करें पहचान में करें कि धातु पहचानने का एक जो है सरल सूत्र है कि दिए गए शब्दांश में ना लगाकर देखें, है ना। और यदि ना लगने पर क्रिया बने तो समझना चाहिए कि वो शब्दांश धातु है। अब देखिए इसको और भी आप लोग देख लीजिए। देखिए फिर कह रहे हैं कि धातु के दो भेद हैं, कौन कौन सी, एक तो मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु।
अब देखिए मूल धातु क्या चीज़ होती है, वह स्वतंत्र होती है। जो मूल धातु होती है वह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है। यानी जो मूल धातु होती है ना वो तो स्वतंत्र होती हैं उसमें, ठीक है, वो अन्य किसी शब्द पर निर्भर थोड़ी होती हैं जो मूल धातु होती हैं। जैसे जा, खा, पी, र, ये आपकी मूल धातु हैं। ऐसे यौगिक धातु क्या चीज़ होती है, अब यहाँ से देख लीजिए यौगिक धातु। यौगिक धातु क्या चीज़ होती है, यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। यानी कि जो यौगिक धातु होती है ना वो संज्ञा अथवा विशेषण में प्रत्यय लगा करके यौगिक धातु बनाई जाती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या चीज़ होती है, प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। जो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हैं वो अकर्मक क्रिया से और सकर्मक क्रिया दोनों से बनते हैं, ठीक ना। जैसे आपका है लाना, जैसे आना या लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक बनता है। ये तो हम लोग अभी पढ़े हैं तुरंत, है ना। देखिए जैसे आपका मूल धातु है और उसमें उठना, उठ आपका मूल है और ना आपका उसमें जोड़ करके ये आपका मूल धातु बना उठना, और ये आपका क्या हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक उठो। इसमें देखिए उठाना, तो इसमें आना जुड़ा है ना प्रत्यय, उठाना, ये वाला आना इसमें जुड़ा है ना उठाना, तो आपका बन गया प्रथम प्रेरणार्थक। और इसमें जुड़ा है वाना, तो ये आपका बन गया द्वितीय प्रेरणार्थक। अब तो समझ चुके होंगे ना। जैसे देना, तो आपका ये आपका मूल धातु है, और देखिए ये आपका क्या है दिलाना, तो लाना, इसमें आपका लाना जुड़ा है, ये वाला लाना, तो आपका ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। और इसमें देखिए वाना जुड़ा है, तो ये आपका द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया, अभी हम आप लोगों को पेपर में दिखाए भी हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यौगिक क्रिया क्या चीज़ होती है, यौगिक क्रिया धातु है ना। देखिए 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। यौगिक क्रिया क्या चीज़ होती है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे रोना धोना, तो इसमें क्या है दो धातु हैं, एक तो रोना और दूसरा धोना। तो कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रियाएं बनती हैं। तो इसमें रोना एक धातु है, धोना दूसरी धातु है, तो दोनों मिल करके एक क्रिया बना रही हैं, तो ये आपकी यौगिक क्रिया कहलाएगी। जैसे उठाना, जैसे उठना बैठना, तो उठना आपकी एक ये मूल धातु है ना, और ये बैठना जो है आपका दूसरी। तो क्या हो गया आपका, कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक धातुओं, तो 2 या 2 धातु हो गई ना मिल करके, तो मिल करके बना, इसलिए ये क्या है यौगिक है, यौगिक क्रिया। यौगिक का मतलब ये होता है मिलना, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो यौगिक का मतलब क्या होता है मिलाना, है ना, एक तरफ से, मतलब 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिला करके कोई चीज़ हुआ तो यौगिक कहलाता है। तो ऐसे ही उठना और बैठना, तो ये आपका यौगिक क्रिया हो गई। जैसे चलना फिरना, ठीक ना, खा लेना, उठ बैठना, ठीक ना, उठ जाना, तो इसमें दो धातु हैं, तो इसलिए ये क्या होगी आपकी यौगिक क्रिया होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये है आपका नाम धातु। देखिए ये आपका नाम धातु। नाम धातु क्या चीज़ होता है, नाम धातु क्या होते हैं, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। नाम धातु किसे कहा जाता है, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। जैसे गाली से गरियाना, तो गाली से क्या बना गरियाना, तो इसमें नाम धातु है। जैसे लात से लतियाना, है ना, बात से बतियाना, गरम से गरमाना, चिकना से चिकनाना, ठंडा से ठंडाना, तो इसमें आपकी नाम धातु है। कह रहे हैं कि संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। तो या तो संज्ञा होगा या फिर विशेषण होगा। तो नाम धातु क्या चीज़ होता है आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए ये है आपका क्रिया के भेद। कह रहे हैं कि कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। कौन कौन, एक तो सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। तो ये तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी, एक तो सकर्मक क्रिया होती है, दूसरी अकर्मक क्रिया होती है। अब सकर्मक क्रिया क्या चीज़ होती है हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। देखिए और यहाँ से भी एक बार आप लोग देख लीजिए ताकि एकदम क्लियर हो जाए। देखिए
फकर्मक क्रिया क्या चीज़ होती है? इसे इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ये जो फकर्मक क्रिया है इसे इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। अगर आप लोग इंग्लिश पढ़े होंगे तो आप लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब मिला होगा पढ़ने के लिए, है ना। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है यही आपकी फकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, है ना, या तो कर्म हो या कर्म की संभावना हो। इसीलिए हम जब वहाँ पे दिखा रहे थे जहाँ पे कर्म नहीं लगा हुआ था तो वह जैसे दिखाए थे ना, अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ ये वाला सेंटेंस था ना, वह गाता है, फकर्मक क्रिया बताए थे। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि जहाँ पे उसकी संभावना हो वहाँ पर भी फकर्मक क्रिया होती है ना। अगर भले लगा नहीं लेकिन संभावना तो है ना, तो इसलिए इसको फकर्मक क्रिया यहाँ पे हुआ था। संभावना का मतलब कि वह गाना गाता है। यहाँ पे गाना शब्द नहीं दिया है लेकिन इसका मतलब तो ये है ना, वह गाता है तो क्या गाता है? गाना ही तो गाता है, इसलिए यहाँ पे फकर्मक क्रिया हुई थी। फिर आपसे कह रहे हैं कि तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे फकर्मक क्रिया कहते हैं। तो हम लोग पीछे बहुत डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं कि फकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जो है कह रहे हैं कि क्रिया का फल किस पे पड़ेगा? कर्म पर पड़ता है फकर्मक क्रिया में। फकर्मक का मतलब ये आप देखिए, फकर्मक मतलब साथ में आपका कर्म होगा, है ना। जैसे राम फल खाता है तो राम फल खाता है क्या हो जाएगा आपका? खाना क्रिया के साथ फल जो है कर्म है ना। तो इसमें राम फल खाता है, क्या खाता है? फल खाता है। तो फल आपका क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब तो समझ ही चुके होंगे फकर्मक क्रिया। सीता गीत गाती है तो क्या गाती है? गीत गाती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो फकर्मक क्रिया हो गई। मोहन पढ़ता है ना, मोहन पढ़ता है तो क्या पढ़ेगा? अब देखिए यहाँ पे समझिए, मोहन पढ़ता है तो आखिर क्या पढ़ेगा? कोई किताब ही तो पढ़ रहा होगा ना। किताब भले नहीं दिया है लेकिन पढ़ तो कोई किताब ही रहा होगा ना। देखिए पढ़ना क्रिया के साथ पुस्तक कर्म की संभावना बनती है। यहाँ दे दिया ना वही चीज़ कि पढ़ना जो है क्रिया है, तो कह रहे हैं कि पढ़ना क्रिया के साथ पुस्तक जो है कर्म की संभावना बनती है। क्योंकि वो पढ़ता है तो क्या पढ़ेगा? कोई ना कोई पुस्तक ही तो पढ़ रहा होगा ना, भले नहीं दिया है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इसमें फकर्मक क्रिया होगा। अब हम लोग देखते हैं अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया यानी इनट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इनट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। यानी जो अकर्मक क्रिया होती है उसके साथ में आपका क्या नहीं होगा? कर्म नहीं होगा। अकर्मक यानी नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें कर्म नहीं होता है तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, जब कर्म होगा ही नहीं तो फल किस पर पड़ेगा? कर्ता पर ही तो पड़ेगा। जैसे करें कि राधा रोती है तो इसमें जब कोई कर्म है ही नहीं तो फल किस पर पड़ेगा? राधा पर पड़ेगा। करें कि कर्म का अभाव है तथा रोती है, क्रिया का फल राधा पर पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। मोहन हंसता है, कर्म का अभाव है तथा हंसता है, क्रिया का फल मोहन पर पड़ता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब यहाँ देखिए करें कि पहचान, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या और किसको प्रश्न करने से होती है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि दोनों का उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है, और यदि न मिले तो क्या होगा? अकर्मक है। ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना। राम फल खाता है, प्रश्न करने पर कि राम क्या खाता है, उत्तर मिलेगा फल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, है ना। बालक रोता है, प्रश्न करने पर कि बालक क्या रोता है, कोई उत्तर नहीं मिलता है। बालक किसको रोता है, कोई उत्तर नहीं मिलता है, अतः रोना क्रिया क्या है? अकर्मक हो जाएगी यहाँ पर। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये है आपका, कह रहे हैं कि क्रिया के कुछ अन्य भेद निम्नवत हैं। अब इसको एक बार देख लीजिए। जैसे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या चीज़ होती है हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है, हम लोग पढ़ ही चुके हैं। मैं घर जाता हूँ, अब इसमें क्या है? हूँ जो है यहाँ जाना मुख्य क्रिया है ना। देखिए जाना यहाँ मुख्य क्रिया है और हूँ सहायक क्रिया है। हूँ आपका क्या है? ये सहायक क्रिया है। ऐसे इसमें देखिए वे हंस रहे थे तो यहाँ हंसना मुख्य क्रिया है और थे जो है ये क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया है। रहे थे ये क्या है? सहायक क्रिया है। अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, एक बार हम लोग तो पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार और आप लोग देख लिया ताकि एकदम रिवीजन हो जाए, कभी भूले ही ना। जैसे पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी आपकी, है ना। तो देखिए इसको करें कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक कहा जाता है। हम लोग इसको पढ़े भी हैं कि एक क्रिया समाप्त करके तुरंत जब दूसरी क्रिया करने में लग जाता है तो जो पहली क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। यही यहाँ पर भी कह रहे हैं, है ना। जैसे राम भोजन करके सो गया तो राम भोजन
भोजन किया पहले, उसके बाद सो गया, तो भोजन करके सो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। भोजन भोजन करना क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। पहले भोजन किया फिर उसके बाद सो गया। जैसे यहाँ भोजन करके पूर्वकालिक क्रिया है, भोजन करके क्या है यहाँ पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि पहले भोजन किया, जिसे करने के बाद उसने दूसरी क्रिया यानी सो जाना संपन्न की है। तो अब तो समझ ही चुके होंगे आप लोग, है ना। अब देखिए नाम बोधक क्रिया क्या चीज़ होती है, यह है आपका नाम बोधक क्रिया। देखिए नाम बोधक क्रिया क्या होती है, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है। नाम बोधक क्रिया कब बनती है, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है। हम लोग इसको पढ़ भी चुके हैं, है ना, पहले भी। जैसे संज्ञा है आपका लाठी और इसमें क्रिया आपका जुड़ रहा है मारना, तो लाठी मारना ये आपका नाम बोधक क्रिया हो गया। जैसे रक्त आपका संज्ञा है, इसमें खिलौना खौलना आपका मतलब क्रिया जुड़ी, तो आपका रक्त खौलना क्या हो गया, नाम बोधक क्रिया हो गई। ऐसे ही विशेषण ये है आपका दुखी और इसमें होना क्रिया जुड़ा, तो दुखी होना ये आपका नाम बोधक क्रिया हो गया। तो अब तो समझ ही चुके होंगे आप लोग इतना, है ना। अब देखिए ये है आपका द्विकर्मक क्रिया। देखिए द्विकर्मक क्रिया क्या चीज़ होती है, हम लोग इसको भी पढ़ चुके हैं। द्विकर्मक क्रिया देखिए डबल ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो इसमें दो कर्म हैं, छात्रों और हिंदी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया। तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में। अब देखिए संयुक्त क्रिया क्या चीज़ होती है, यहाँ पे एक बार आप लोग देख लीजिए, ये है आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या चीज़ होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ब। अब देखिए जब कोई क्रिया दो क्रियाओं की संयोग से निर्मित होती है, संयुक्त क्रिया में क्या होगा, कंपाउंड वर्ब इसमें है ही कि संयुक्त मतलब जुड़ी हो। तो जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है ना, तब उसे क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे कहें कि वह खाने लगा, तो खाना आपका एक क्रिया है, लगा जो है दूसरी क्रिया, मतलब कि खाना एक धातु है, लगा दूसरी धातु है ना। तो दोनों मिल करके आपका क्रिया बन रहे हैं कि खाने लगा, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया है ये, खाने लगा। इसमें ये वाली मुख्य होती है, खाना जो पहले आती है मुख्य होती है। जैसे मुझे पढ़ने दो, तो आपका इसमें दो धातुओं मिलकर बना है ना, तो आपका ये क्या होगी क्रिया, ये संयुक्त क्रिया है। इसमें पढ़ने दो ये संयुक्त क्रिया है, कूद पड़ा ये संयुक्त क्रिया है। तो अब संयुक्त क्रिया क्या चीज़ होती है ये भी समझ चुके होंगे आप लोग। ये आपका क्रियार्थक संज्ञा कर रहे हैं कि देखिए जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो इसे इंग्लिश में क्या है, वर्बल नाउन। वर्बल नाउन आप लोग इंग्लिश अगर पढ़े होंगे ना, तो वर्बल नाउन मिलता भी है वर्बल नाउन पढ़ने के लिए, तो यही आपका वर्बल नाउन है ना। तो देखिए टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसमें क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है, ये है तो टहलना क्रिया, लेकिन ये संज्ञा की भांति व्यवहार में आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, क्रियार्थक संज्ञा है ना। तो ये आपका टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, देश के लिए मरना जो है ये कीर्तिदायक है, तो इसमें क्या है आपका क्रियार्थक संज्ञा है ना। करें कि जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, तो ये क्रियार्थक संज्ञा। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, करें कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अब बताइए अकर्मक क्रिया किस में होगी। करें कि श्याम भात खाता है, श्याम भात खाता है, इसमें बताइए अकर्मक क्रिया है कि नहीं है। फिर है ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी और उसकी कमीज है। अब इसमें बताइए करें कि अकर्मक क्रिया, तो अकर्मक क्रिया किस में होगी, इसका आंसर होगा बी वाला ज्योति रोती है, क्योंकि रोती है इसमें कोई कर्म कहाँ है, इसमें तो है आपका कि श्याम खाता है, क्या खाता है, भात, मैंने उसे पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक, ठीक है, उसकी कमीज है, तो उसकी कमीज है, यहाँ पर भी आपका जो अंडरस्टूड है उसकी कमीज है, यहाँ पर भी जैसे आप कर सकते हैं उसकी क्या है, कमीज है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। जैसे ज्योति रोती है, तो क्या, तो यहाँ पे आप क्या करें आंसर, या किसे या किसको, तो कोई आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए इसका आंसर जो है ये बी वाला हो जाएगा, सही है ना। यहाँ देखिए आपसे पूछा गया है 74 में, करें कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अब इसमें बताइए अकर्मक क्रिया किस में है। करें कि गेहूँ पीस रहा है, मैं बालक को
बालक को जगवाता हूँ, है ना। फिर कहना है मदन गोपाल को हंसा रहा है, मदन जो है गोपाल को हंसा रहा है। राम पत्र लिखता है। अब इसमें बताइए अकर्मक क्रिया किस में है। तो इसमें अकर्मक क्रिया किस में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि गेहूं पिस रहा है। क्या, तो कोई आंसर नहीं आ रहा। किसे, किसको करने से कोई आंसर नहीं मिला। इसमें आप करिए मैं बालक को जगवाता हूँ, किसे, तो बालक को। यहाँ पे किसे करने से आंसर मिल रहा है, बालक को। यहाँ पे आप करिए मदन गोपाल को हंसा रहा है, किसे हंसा रहा है, गोपाल को हंसा रहा है। राम पत्र लिखता है, राम क्या लिखता है, पत्र लिखता है। तो सब में आपको आंसर मिलेगा, लेकिन इसमें कोई आंसर नहीं मिल रहा आपको, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपका वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। पूरा वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।